अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमने यहाँ पे परवेज़ अहमद को बुलाया है जो हमें बताएंगे हब्बा खातून के बारे में। चलो उन्हीं से सुनते हैं हब्बा खातून के बारे में कुछ कहानियाँ हैं। चलो परवेज़ अहमद आप शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना, आज हम हब्बा खातून के बारे में जानना चाहते हैं। उनके बारे में बात करेंगे, उनकी लाइफ हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। जी उनकी लाइफ हिस्ट्री बहुत दुख भरी है, जी बहुत दिलचस्प है। जी और जब हम उनकी कहानी को पढ़ते हैं, जानते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी हब्बा खातून 14th सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी। जी जब हम 14th सेंचुरी की बात करते हैं, उस टाइम पे जो कश्मीर का कल्चर था, जो कश्मीर की सोसाइटी थी, वो बहुत कंजर्वेटिव थी, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थी। उस टाइम पे लड़कियों को मदरसा या स्कूल नहीं भेजते थे। हब्बा खातून पहली लड़की है जिनको माँ बाप ने मदरसा पढ़ने के लिए भेजा था। उनका शौक था, उनकी एक पहली लड़की थी, वो उनसे बहुत प्यार करते थे। हब्बा खातून के बाप का नाम अब्दुल रथर था और उनकी माँ का नाम जन्म था। वो उनसे बहुत प्यार करते थे। इसी प्यार के चक्कर में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको पढ़ाएंगे, इसको एक तालीम याफ्ता लड़की बनाएंगे। लेकिन उस टाइम पे जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का बहुत प्रेशर था उन पे, क्योंकि उस टाइम पे जब हम लड़कियों को स्कूल भेजते थे, उसको गलत समझते थे। लेकिन जो उनके माँ बाप थे, उन्होंने सोचा कि चाहे सोसाइटी कुछ भी सोचे, हमें इसको पढ़ाना है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, उनका असली नाम हब्बा खातून नहीं था। जो उनका बचपन का नाम था वो जून था। उनको जूनी के नाम से पुकारते थे। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, उनके ड्रामास देखे होंगे, उनको कैसे जून के नाम से पुकारते थे। अब हम जानते हैं कि उनका नाम हब्बा खातून कब रखा गया। जब उनको मदरसा भेजा गया, तो मदरसा पहुंचते ही जब वो उस्ताद के सामने बैठी, तो उस्ताद ने उनकी माँ से पूछा इनका नाम क्या है। तो उनकी माँ ने जवाब दिया इनका नाम जून है। फिर उस उस्ताद ने कहा कि इसका आज से हब्बा खातून नाम है। तो फिर जो उनकी माँ जन्म थी, उन्होंने उस उस्ताद से कहा आप इनका नाम हब्बा खातून क्यों रख रहे हो। फिर मतलब आप सब लोग जानते हैं कि जो उस्ताद होते हैं उनकी नज़र बहुत लंबी होते हैं, तो वो इंसान को पहचान लेते हैं। उसका जो कैलिबर है, जो उसका पोटेंशियल है, जो उसकी कैपेसिटी है, उनको जानते हैं। फिर उन्होंने जवाब में बोला कि इनका नाम हब्बा खातून है आज से। ये क्योंकि ये जो हब्बा खातून है, ये जो लड़की है, ये बहुत काबिल है, ये बहुत, इनका किरदार बहुत अच्छा है, ये आगे जाके बहुत फेमस हो जाएगी, बहुत मशहूर हो जाएगी। इनको कश्मीर के क्राउन से, कश्मीर के ताज से पुकारा जाएगा। तो आज हम देखते हैं जो हब्बा खातून है, उनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर से जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर का मतलब होता है कश्मीर का ताज। जब उन्होंने पढ़ा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जब उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी, किताबें पढ़ने के बाद उनका जो जहन है वो बहुत बढ़ गया। उन्होंने कश्मीर की जो खूबसूरती थी उसको समझना शुरू किया। कश्मीर, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, जो कश्मीर को पैराडाइज ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। पैराडाइज इसलिए, पैराडाइज का मतलब होता है जन्नत। जब हब्बा खातून ने इस खूबसूरती को परखना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, तो उनके मुंह से गीत आने लगे। वो गीत और शायरी बोलने लगी। तो जब हम आज गीत लिखते हैं, जब आज हम शायरी करते हैं, हमें पहले सोचना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, फिर हम कुछ लिखते हैं, फिर भी हम पूरा नहीं लिख पाते हैं। लेकिन जो हब्बा खातून थी, उनके जहन से ऑटोमेटिकली वो थॉट्स आते थे, वो शायरी आती थी, तो लोग हैरान रह जाते थे, ये इतनी शायरी या ऐसे गीत कैसे गा लेती है। जो उनके फ्रेंड्स थे वो भी वो गीत सुनते थे, उनको बहुत मज़ा आता था। जो जो उनकी गीत है, उनको हम लोल के नाम से जानते हैं। जैसे कि कशर पोइट एम बोर इस कश्मीर इस म्यूजिक अकबर लोल। जब ये शोहरत फैल गई पूरे गांव में, जो अब्दुल रथर की जो लड़की है ये गीत गाती है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो 14th सेंचुरी
تھی उसमें जो कश्मीर का कल्चर था वो जी, बहुत जी। कंजर्वेटिव था, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स था। जी तो इसलिए लोग उन पे बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि इनका किरदार अच्छा नहीं है, गीत गाती है। जब लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया, उनकी माँ बाप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। जी। फिर इस प्रेशर में आके उन्होंने फैसला लिया कि हम इनकी शादी करेंगे। तो फिर उन्होंने उनकी शादी अपने ही एक रिश्तेदार से की, जिनका नाम अजीज जन था, लेकिन उस टाइम पे उनको कमाल के नाम से पुकारते थे। आप लोगों ने भी सुना होगा, उनको कमाल के नाम से पुकारते थे। जी जब उनकी शादी होगी, जो कमाल था वो बहुत जाहिल था, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो बहुत जो हब्बा खातून की फ्रेंड्स थी, उनको बहुत टेंशन हो गई कि जो उनके माँ बाप है, उन्होंने उनको गलत आदमी से शादी कराई, क्योंकि जो कमाल था वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको उसको पढ़े लिखे की कदर नहीं थी। कमाल ने उन पर बहुत जुल्म किया, उनको बहुत सताया। जो कमाल की माँ थी, उन्होंने भी हब्बा खातून पे बहुत जुल्म किए, उनको छोटी छोटी बातों पे सताते थे, उनको ताने देते थे। तो फिर लेकिन जो हब्बा खातून है, उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया, वो बर्दाश्त करती गई, लेकिन वो उनका जुल्म बढ़ता गया। तो एक दिन जो जो कमाल है और उनकी माँ है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको घर से निकाल देंगे, इनको छोड़ देंगे। तो फिर लेकिन उनके दिमाग में, उनके जहन में ऐसा कोई मतलब प्लान, ऐसा कोई मशवरा नहीं आ रहा था कि इसको हम कैसे छोड़ देंगे, इसको हम कैसे घर से निकाल देंगे। तो फिर एक दिन उन्होंने, जो उसकी कमाल की माँ थी और जो कमाल था, उन्होंने फैसला किया कि हम एक ट्रिक करेंगे, इसको हम फिर निकाल देंगे घर से। तो कमाल ने हब्बा खातून से कहा कि मुझे 3 दिन तक काम नहीं करना है, मेरी छुट्टी है 3 दिन तक। तो फिर हब्बा खातून ने कहा ठीक है। फिर हम कमाल ने कहा कि हम आपके घर जाएंगे 3 दिनों के लिए, वहाँ पे मज़े करेंगे, वहाँ पे उनसे बातें कर, आपके माँ बाप से बातें करेंगे। तो ये सुनकर हब्बा खातून बहुत खुश हो गई। उनको लगा कि जो कमाल है, जो जो मेरा पति है, इनको शायद मुझ पे रहम आ गया, या मुझसे हमदर्दी हो गई, या मुझसे प्यार हो गया, या मुझे समझने लगे। तो फिर उन्होंने मशवरा किया कि हम जाएंगे उनके घर। फिर लेकिन उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं था, तो फिर वो पैदल चलने लगे। तो फिर जब वो उन्होंने पता नहीं 10-15 मील वो पैदल चले, उसके बाद वो एक पहाड़ी पे पहुँचे, वहाँ पे वो रेस्ट करने लगे, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। जब उन्होंने रेस्ट किया, हब्बा खातून को नींद आ गई। जब हब्बा खातून को नींद आ गई, वो सो गई। जो कमाल था, उनका पहले ही प्लान था कि मुझे इसको छोड़ना है, धोखा देना है। कमाल ने चिट्ठी लिखी थी, पहले किसी से लिखवाई थी, क्योंकि वो अनपढ़ था, उनको लिखना नहीं आता था। उन्होंने वो चिट्ठी उनके स्कार्फ में बांध दिया, तो फिर खुद चला गया। जब हब्बा खातून जाग गई नींद से, उन्होंने देखा कमाल तो वहाँ पे था ही नहीं। वो कमाल को पुकारती रही, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तो फिर उन्होंने जब अपने स्कार्फ को देखा, वहाँ पे उस स्कार्फ में एक चिट्ठी बांधी हुई थी। उन्होंने उसको खोला, उसको पढ़ा, तो ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ कि जो उनका हस्बैंड था, उनका पति था, उन्होंने उनको छोड़ा हुआ था। ये सुनकर उन्होंने बहुत रोया। फिर वो घर चली गई। उसके बाद वो दुखी शायरी बोलती रही, पहाड़ों में गीत गाती रही, दुख की शायरी। लेकिन वो कमाल का इंतज़ार करती रही, वो एक दिन आएगा मुझे लेने के लिए, लेकिन कमाल कभी नहीं आया। तो फिर एक दिन वो जंगल में गीत गा रही थी। उस टाइम पे चक डायनेस्टी का बादशाह था, उनका नाम यूसुफ शाह चक था। यूसुफ शाह चक अपने उस गवर्नर से कहीं जा रहे थे, तो बीच में उन्होंने उनका गीत सुन लिया। उन्होंने फिर अपने गवर्नर से कहा, ये खूबसूरत आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो फिर वो वहाँ पर रुके, थोड़ा तलाश किया, उन्होंने देखा एक खूबसूरत लड़की गीत गा रही थी। फिर 1-2 मरतबा वो यूसुफ शाह चक वहाँ आते रहे, सुनते रहे उनके गीत। एक दिन उनकी मुलाकात भी हो गई। तो फिर जब यूसुफ शाह चक अपने महल में गए, उन्होंने वहाँ पे ये पता करवाया कि ये जो लड़की है कहाँ की है, किनकी बेटी है। तो फिर जब उनको पता चला कि ये शादीशुदा है, इनकी शादी कमाल से हुई है, तो फिर जो यूसुफ शाह चक थे, जो बादशाह थे उस टाइम के, उन्होंने अपने कायों को उनके घर भेजा, कमाल के घर भेजा।
कमाल को वहाँ अपने महल में बुलाया। फिर कमाल से कहा कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप इनको खुला दीजिए, इनको तलाक दीजिए, क्योंकि मुझे इनसे शादी करनी है। ये कमाल को तो ऑलरेडी इनसे नफरत थी और चाहते थे मुझे कहीं से छुटकारा मिले। कमाल को उनकी कदर नहीं थी, हब्बा खातून की कदर नहीं थी। वो तो एक जाहिल इंसान थी, उनको क्या पता था कि ये लड़की कितनी अच्छी है, इनका किरदार कैसा है, इनकी काबिलियत कैसी है। तो फिर उन्होंने इनको खुला दे दिया। फिर यूसुफ शाह चक ने हब्बा खातून के साथ शादी की। हम यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जो एक लड़की है जिनको एक अनपढ़ इंसान ने, एक जाहिल ने छोड़ दिया, वो किस लायक थी, वो एक बादशाह के लायक थी। फिर उनकी शादी बादशाह से हुई। 5 साल के बाद कश्मीर पे एक हमला होता है। अकबर बादशाह ने कश्मीर पे हमला किया था। जो अकबर बादशाह था वो मगल एम्परर था। तो उन्होंने लेकिन जो यूसुफ शाह चक था, उन्होंने मुगल बादशाह को बुरी तरीके से हराया था। तो उसके 1 साल बाद अकबर बादशाह ने उनको इत्तला भेजा, पैगाम भेजा कि आप यहाँ पर आ जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो जो यूसुफ शाह चक का गवर्नर था वो उनको मना कर रहे थे। हब्बा खातून जो उनकी बीवी थी वो भी मना कर रहे थे। वो यूसुफ शाह चक को बोल रहे थे आप वहाँ पे मत जाइए। लेकिन जो यूसुफ शाह चक थे उन्होंने कहा कि मुझे कोई फाइट करने के लिए नहीं जाना है, हमें कुछ बात करनी है, हम कोई फैसला करेंगे, कोई सलूशन निकालेंगे। तो फिर उनका मशवरा हुआ, वो चले गए। लेकिन बदकिस्मती से जो अकबर बादशाह था, जिनका नाम था जलालुद्दीन अकबर, उन्होंने उस जलालुद्दीन अकबर ने यूसुफ शाह चक को अरेस्ट करवाया, गिरफ्तार करवाया। फिर वो कभी वापस नहीं आ पाए। 10 साल तक जो हब्बा खातून थी वो उनका इंतज़ार करती रही, गीत गाती रही, दुख भरी शायरी बोलती रही। लेकिन जब वो 10 साल तक वापस नहीं आए, हब्बा खातून पागल हो गई। वो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि वो मेंटल हो गई। तो उसके बाद हब्बा खातून का भी देहांत हो गया, वो भी मर गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। ये कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं है वो इतना बड़ा लंबा वीडियो देख पाए। तो इसलिए मैं इसको आज इतना ही रखता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब और भी बातें होंगी इस हब्बा खातून की कहानी पे। चलो दोस्तों, दीजिए इजाज़त। आज हमने सुना हब्बा खातून के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।